हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज जो हमारी क्लास है वो है आर्टिकल 30। हमने धीरे धीरे ही सही मगर काफ़ी दिन बाद आज करते करते आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 30 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 30 तक पहुंच गए। अब एक अंतिम अनुच्छेद होता है जो हमारा 31 नहीं है, वो है 32। जैसा कि आपको पता है 31 जो है वो संपत्ति का अधिकार था जिसको मूल अधिकारों से बाहर कर दिया है। हमारा ये आज का जो मूल अधिकार है वो पांचवा मूल अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अब तक हमने 4 पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं। इसके अंदर 2 अनुच्छेद आते हैं, 29 और 30। 29 और 30 ये आते हैं अनुच्छेद मूल अधिकार 5 के अंदर। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों में अनुच्छेद 29 और 30 आते हैं। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षा संबंधी संस्थानों की स्थापना। ठीक है, पहला पॉइंट है स्थापना एवं प्रशासन। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। ध्यान रखें, यहाँ पे भी अल्पसंख्यक वर्ग आया है। 29 में भी अल्पसंख्यक वर्ग की बात की गई थी और 30 में भी अल्पसंख्यक वर्ग की बात है, मगर ये उससे थोड़ा अलग है, ये उससे थोड़ा विचित्र है। कैसे है विचित्र? उस अनुभाग में अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता था कि अल्पसंख्यकों का पूरा यूं बताया हुआ नहीं था कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक उनमें से अल्पसंख्यक को ही अधिकार है, उसमें दोनों को अधिकार था। मगर इसके अंतर्गत केवल अल्पसंख्यक वर्ग की ही बात की गई। अब जब अल्पसंख्यक वर्ग की ही बात की गई है तो अल्पसंख्यक वर्ग कौन सा होता है, कैसे पता कि क्या हो? तो इसमें संविधान में कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है इसके तहत। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग क्या है, इसकी कोई एक संतुष्टित जो भी परिभाषा होनी चाहिए वो इसका है नहीं, मगर इसको 2 भागों में बांटा गया है। अल्पसंख्यक वर्ग को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है धर्म के आधार पर, ठीक है। दूसरा है भाषा के आधार पर, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्ग 2 प्रकार के हैं, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर, ठीक है। इन दोनों के आधार पर आपको अनुच्छेद 29 और 30 बताया गया है, ठीक है। अब जब ये कह रहा है शिक्षा संबंधी संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है, सीधी सी बात है। नॉर्मली इसने बताया हुआ है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो शिक्षा संबंधी अधिकार अपने जो धार्मिक और भाषा के आधार पर जो अपने जो शिक्षा संस्थान है, जैसे अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो मदरसे आ गए, हिंदू धर्म की बात करें तो गुरुकुल वगैरह होते हैं, और ईसाई के लिए वो अपना बताते हैं, और सिख धर्म अपना अलग से बढ़ाते हैं। तो उनकी स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं, उसका रख रखाव, उसका जो मेंटेनेंस है, उस पर कौन पढ़ेगा, क्या सिलेबस होगा, कितना चलेगा, टाइमिंग क्या होगी, वो सब प्रशासन भी अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार है, वो स्वयं कर सकते हैं। ये सबको अधिकार नहीं है, केवल और केवल अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार है। तो इसमें मुख्य तौर पर 3 ही पॉइंट है। इसकी परिभाषा सीधी सी 30 में, जिसमें पहला पॉइंट स्थापना, दूसरा प्रशासन, तीसरा अल्पसंख्यक वर्ग। प्रशासन और स्थापना कौन करेगा? अल्पसंख्यक वर्ग करेगा, ये उनका अपना है। अब इसके तहत 3 पॉइंट दिए गए। वो 3 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, इच्छा अनुसार क्या स्थापना और प्रशासन कर सकता है, उनकी अपनी इच्छा के अनुसार वो कर सकता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन। वो जैसे चाहे चलाए, जैसे चाहे रखे, अल्पसंख्यक वर्ग को ये अपना उनका अधिकार है, इसको आप रोक टोक नहीं सकते, ठीक है। कि इसने यहाँ पे क्यों बनाया, इसने यूनिफॉर्म ये क्यों की, इसने जैसे मुस्लिम धर्म का है तो वो कहते हैं मदरसों के अंदर टोपी क्यों पहने, अरे भाई उनका अधिकार है, ठीक है, वो करेंगे, उनकी मर्जी है, उनको अधिकार दिया हुआ है। तो वैसे ही जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग में आते हैं, पिछड़े मतलब जो जिनकी संख्या कम है, जो बहुसंख्यक से पिछड़े हुए हैं, उनको, जैसे दूर दराज एरिया में भी रहते हैं, चाहे जनता के बीच रहते हो, मगर जो संख्या में कम होते हैं, अल्प उनका मतलब होता है कम, संख्यक मतलब संख्या, जो कम संख्या में है, उनका अपना जो धर्म है, उनकी अपनी जो शिक्षा है, उसके आधार पर इनको अपने प्रशासन की स्थापना करने को मिलती है, प्रशासन करने को मिलता है शिक्षा संस्थानों की, ताकि ये अपना जो अल्पसंख्यक वर्ग है इसको बड़ा बना सके, उनकी जो पीढ़ी है उनको सिखा सके, अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में बता सके। दूसरा पॉइंट कहता है अनिवार्य अर्जन। किसी भी केस में, जैसे कि बात की थी हमने संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है, मूल अधिकारों में भी संपत्ति का अधिकार था, इन दोनों में ही संपत्ति का अधिकार हटाया गया है। अब जब बात आती है अनिवार्य अर्जन, अनिवार्य अर्जन किसका? भूमि का,
जगह वहां पे या उसकी बिल्डिंग का किसी भी तौर पे अगर गवर्नमेंट को, किसी भी राज्य को, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर कोई लोकल बॉडी वहां की, वो अनिवार्य रूप से वो उसको ना ले नहीं सकती, यानी जबरदस्ती कब्जे नहीं कर सकती। ठीक है, कि ये तुम्हारी इस जगह पे है। अब वो ऐसा क्यों दिया गया पता है? क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग वो वैसे ही कम होता है, उसमें क्या है कि दूसरे लोग जब होते हैं वो जबरदस्ती उनके ऊपर कब्जा कर देते हैं। कोई नेता आया, उसको बोला कि ये जमीन अच्छी है, लो पैसे, छोटे से हैं, कम लोग हैं, हटा दो इनको, क्या जाता है अपना। इनको अधिकार दिया कि आप अल्पसंख्यक ग्रुप को हटा नहीं सकते। ठीक है, मगर जब संपत्ति का अधिकार हट गया, अब क्या करें? संपत्ति का अधिकार हट गया तो अब वो ले सकते हैं। तो बोला ठीक है, अगर आपको अनिवार्य है, जरूरी है, आप ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर किस कंडीशन पे? निर्धारित क्षतिपूर्ति के आधार पर। गवर्नमेंट मिनिमम पे वहां पे देगी कि जो मार्केट में उस जगह के या उस बिल्डिंग के या उस जमीन के जो भाव चल रहे हैं उसके तहत ही आप खरीदोगे। ठीक है, ऐसे ही आप नहीं है जोर जबरदस्ती ले लोगे। संपत्ति का अधिकार था 1978 के अंतर्गत हटा दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था 44वां संविधान संशोधन, 44 संविधान संशोधन था। ठीक है, तो उसके तहत हटाया गया था। 44वें संशोधन, संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। तब ये अनिवार्य अर्जन दिक्कत कर रहा था, तो क्षतिपूर्ति, निर्धारित क्षतिपूर्ति यानी मिनिमम पे के आधार पर इसको रखा गया था, ताकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचे, क्योंकि ये अनुच्छेद 30 में आता है। ध्यान रहे कि संपत्ति का अधिकार हमारे लिए हटा है, मगर यहाँ पे ये दिया गया है उनको, ये बहुसंख्यक के लिए नहीं है, ये केवल और केवल अल्पसंख्यक के लिए। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता किसको? तो आर्थिक सहायता जो राज्य सरकार देती है, राज्य का मतलब होता है जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई लोकल बॉडी है वो होती है। यहाँ पे राज्य का मतलब कोई स्टेट नहीं होता है। ठीक है, तो वो अगर किसी को सहायता दे रही है, कैसी? आर्थिक सहायता, किसी भी शिक्षण संस्थान को सहायता दे रही है, वो भी अल्पसंख्यक वर्ग को, तो ऐसा नहीं है कि ए वर्ग के जो लोग हैं, ए अल्पसंख्यक वर्ग है और बी अल्पसंख्यक वर्ग है। वहां मान चलो एक नेता है, ठीक है, पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन इस अल्पसंख्यक वर्ग से है, तो वो इसी को अगर फंड देगा सारे के सारे, तू ले अपना मस्त रहे, इसको हम कुछ नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये तीसरा पॉइंट कहता है आर्थिक सहायता के अंदर भेदभाव, भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव के ऊपर मनाही है। आप आर्थिक जो ये भेदभाव इसके तहत कर ही नहीं सकते। अल्पसंख्यक वर्ग का जो संवैधानिक जो परिभाषा है वो तो बिल्कुल है नहीं। तो इसमें अनुच्छेद 30 केवल और केवल यही कहता है अल्पसंख्यक है उनकी जो सुरक्षा है वो इसमें दी गई है, मगर अनुच्छेद 29 के अंतर्गत ये नहीं थी। ये केवल और केवल 30 में दी गई है, जिसमें विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्ग की बात की गई है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत बताया गया अल्पसंख्यक वर्ग अनुच्छेद 30 के तहत अपने बच्चों को अपनी जो भाषा के आधार पर वो अपने शिक्षा दे सकते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि ऐसा भेदभाव नहीं होगा, मगर अल्पसंख्यक वर्ग अपने शिक्षा संस्थानों में भाषा के आधार पर शिक्षा दे सकते हैं। अब जब इतना सब पढ़ा है जिसमें एक शब्द बार बार आ रहा है, शिक्षा संबंधी अधिकार या शिक्षण संस्था, तो ये संस्था कैसी है, क्या संस्था है ये? तो इस संस्था को पढ़ते तो संस्था सुप्रीम कोर्ट ने माना है 3 प्रकार की। कौन कौन सी शिक्षा संस्थान 3 प्रकार की? पहली, राज्य, जो राज्य मतलब जो सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है और मान्यता दी जाती है, दोनों, आर्थिक सहायता और मान्यता दोनों दी जा रही है वो शिक्षण संस्थान। दूसरे शिक्षण संस्थान जिसके अंतर्गत उनको मान्यता तो दी जा रही है मगर सहायता नहीं मिल रही है। ठीक है, पैसे उनको कुछ नहीं मिल रहे, फंड कुछ नहीं मिल रहा, मान्यता है कि गवर्नमेंट की है। ठीक है, तीसरी शिक्षण संस्थान जिसके अंतर्गत कुछ नहीं दिया जाता। ठीक है, अब पहले 2 है जिसके अंदर एक में तो मान्यता और प्रशासन दोनों गवर्नमेंट का है, दूसरी है जिसके अंदर मान्यता मिली हुई है, प्रशासन नहीं है। ठीक है, या फिर मान्यता नहीं मिली हुई है या सहायता, मान्यता मिली हुई है, सहायता नहीं मिली हुई है। तो ऐसे इन दोनों में, केस 1 और केस 2 में राज्य के अनुसार होगा, मतलब सरकार के अनुसार कामकाज होगा। मगर जो तीसरी है जिसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही है, ना सहायता ना मान्यता, वो अपने मन मर्जी से चलाएंगे। फिर वो कहेंगे भाई गवर्नमेंट हमसे मांगी क्या रही है, सीधी सी बात है, जब हम अपना सब कुछ चला रहे हैं तो आप क्या मांग रहे हो। तो ये था हमारा 5वां मूल अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 29 में भी हमने पढ़ा था
कि अल्पसंख्यक है उनके भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। और 30 में हमने पढ़ा है शिक्षा संबंधी संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। ये 29 की तरह नहीं है, ये केवल और केवल 30 अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ही है, जिसमें 3 पॉइंट है। इच्छा अनुसार वो अपना शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं। उनको अनिवार्य अर्जन के रूप में गवर्नमेंट अगर लेना चाहे तो उनको निर्धारित क्षतिपूर्ति या मिनिमम पे देगी, और जो मार्केट भाव है उसके आधार पर ही खरीदेगी अगर जरूरी है तो। और तीसरा, आर्थिक सहायता में कोई भेदभाव नहीं होगा, जो दूसरों को मिल रहे हैं वही इनको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक को अच्छा मिल रहा है एक को कम मिल रहा है, या फिर उनको जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। ये था अनुच्छेद 30 जो हमारा हो गया है खत्म। 31 अनुच्छेद था संपत्ति का अधिकार, जो मूल अधिकार से हटा दिया गया है, तो हम नहीं पढ़ेंगे। अब बारी आएगी अनुच्छेद 32 की, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।